हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर सेकंड और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इतिहास को जानने के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिनमें हम अभिलेख, मुद्रा और स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी। तो इसके अंतर्गत तीन साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। यानी कि जो अब इतिहास को जानने के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं उनके अंतर्गत तीन स्रोत आते हैं। कौन कौन से? अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। और अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, जिसे एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र आथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगोरा अभिलेख है। उसके बाद है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले ऊण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो भारत पर होने वाले ऊण आक्रमण की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? भित्री स्तंभ अभिलेख से। उसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, यानी कि सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद है रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत एलियोडोरस के वेशनगर, जिसे विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है, उससे प्राप्त होती है। तो मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यवन राजदूत एलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। और इसी के साथ अभिलेखों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु पूरे होते हैं। अब हम मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, जो इतिहास को जानने के पुरातत्व साक्ष्यों में दूसरे नंबर पर था। पहले पर अभिलेख थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मुद्रा। तो प्राचीन राजाओं के द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्कों को आद सिक्के कहा जाता था। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे, सबसे पुराने, उन्हें आद सिक्के कहा जाता था। और इन्हीं आद सिक्कों को साहित्य में करसपण, धरण और शतमान आदि के नामों से भी जाना जाता था। तो आद सिक्कों को और किस किस नाम से जाना जाता था? करसपण, धरण और शतमान। और साहित्य में इन्हीं इस नाम से जाना जाता था। उसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा किया गया। यानी कि सबसे पहले सिक्कों पर लेख किसने लिखे? यवन शासकों ने। उसके बाद है अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेडू से। उसके बाद है कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कि कनिष्क के सिक्कों से हमें ऐसा पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब उसके बाद है स्मारक, यानी कि इतिहास को जानने का जो तीसरा साक्ष्य है उसमें स्मारक है। अभिलेख और मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो स्मारकों के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियाँ और इमारतें आदि आते हैं, जिनसे हमें विभिन्न युगों की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब उसके बाद है नागर शैली। नागर शैली यानी कि उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली कहा है। यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिर जिस कला शैली के द्वारा बनाए गए थे उन्हें नागर शैली कहा जाता है। तो उत्तर भारत के मंदिर इस कला शैली में बने, ये ही नागर शैली है। नागर शैली में सबसे पहले जो ऊपर की तरफ ये कलश दिख रहा है और इसके नीचे ठीक जैसे ये बने हुए हैं ऐसे ये एक डिस्क है गोल। इस डिस्क को आमलक कहा जाता है और इस आमलक के ऊपर ये कलश रखा जाता है। तो नागर शैली के मंदिरों में सबसे ऊपर कलश होता है, उसके नीचे आमलक होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आमलक है। ऊपर सबसे ऊपर कलश रखा हुआ है और उसके नीचे जो ये हिस्सा होता है इसको शिखर कहा जाता है। और शिखर के अंदर ही यहाँ पर गर्भगृह होता है, शिखर के अंदर ही नीचे। और उसके बाद है जो ये
मेन स्ट्रक्चर है शिखर, आमलक और कलश। इसके साथ जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे महामंडप या मंडप कहा जाता है। उससे जो ये छोटा स्ट्रक्चर है इसे अर्धमंडप कहा जाता है, और जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है इसे कपोत कहा जाता है। और उसके बाद जो ये नीचे की जो ये बाउंड्री है जहाँ पर मंदिर की नींव रखी गई, यानी कि जहाँ पर मंदिर को बनाया गया है, इसे जगती कहते हैं। यानी कि जो सबसे नीचे की बाउंड्री है, ये जो सबसे नीचे की बाउंड्री है इसे जगती कहा जाता है। उसके बाद हैं नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण। तो इनमें सबसे पहले है कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, तीसरा है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, चौथा सूर्य मंदिर कोणार्क, और पांचवा है मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। उसके बाद है द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत के मंदिर जिस कला शैली में बनाए गए हैं उस कला शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जैसे इनमें सबसे ऊपर ये हिस्सा जो होता है ये शिखर होता है, और जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसे विमान कहा जाता है, और सबसे नीचे यहाँ पर जगती होता है। जगती के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है पीठ, और उसके ऊपर अधिष्ठान, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। तो और जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनका जो मंडप है वो ये मेन जो मंदिर है यानी कि गर्भगृह है उसके बिल्कुल समीप नहीं होता है, इसके बीच में कुछ गैप होता है, इसे ये अंतराल कहा जाता है। इस गैप को अंतराल कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ रेलिंग लगा दी जाती हैं, डायरेक्ट मंडप को इसके साथ अटैच नहीं किया जाता है। और उसके बाद ये मंडप होता है और उसके साथ अर्धमंडप, और ये यहाँ पर गोपुरम होता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। और द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, और महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु। तो ये पांचों द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। उसके बाद है वेसर शैली। तो नागर व द्रविड़ शैली दोनों के मिश्रण से या दोनों के प्रभाव से बनने वाले मंदिरों को वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। यानी कि जिनमें दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया हो ऐसे मंदिरों को वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है। वेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, डोडा बसपा मंदिर, कर्नाटक के चालुक्य मंदिर, और गोंडवाना और कौशल के राजगोंड मंदिर। एलोरा मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर, विरूपाक्ष, डोडा बसपा मंदिर, कर्नाटक के चालुक्य मंदिर, और गोंडवाना और कौशल के राजगोंड मंदिर वेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। अब उसके बाद है पंचायतन शैली। तो एक मंदिर तब पंचायतन शैली का मंदिर कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी कि जैसे ये कोई एक मुख्य मंदिर है और इसके पास 4 सहायक और मंदिर है, यानी कि 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो जब कोई मंदिर, तो उसे पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। अब उसके बाद हैं मंदिरों की नागर व द्रविड़ शैलियों में कुछ सामान्य अंतर। यहाँ पर है नागर शैली और यहाँ पर है द्रविड़ शैली। तो इनका जो ये मंदिर है वर्गाकार इनका आधार वर्गाकार होता है और ये आयताकार आधार पर निर्मित होते हैं। दूसरा है शिखर पर संरचना पर्वत सुरंग के समान होती है और इनके शिखर की संरचना प्रिज्म या पिरामिड के समान होती है। द्रविड़ शैली में द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार होता है। द्वार के रूप में सामान्यतः विशाल गोपुरम होता है, जैसे कि हमने पिक्चर में दिखाया था। ये इस प्रकार का विशाल गोपुरम ये द्रविड़ शैली के मंदिरों में दिखाई जाता है और यहाँ पर सामान्य तोरण द्वार बनाया जाता है। उसके बाद है गर्भगृह के सामने ही मंडप और अर्धमंडप होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह के सामने मंडप का होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर बीच में एक गैप है, इसे अंतराल कहा जाता है। उसके बाद है मंदिर का सामान्य परिसर होता है। द्रविड़ शैली में मंदिरों का विशाल प्रांगण होता है।
उसके बाद है परिसर में जलाशय की आवश्यकता नहीं होती। नागर शैली के मंदिरों में, द्रविड़ शैली के मंदिरों में परिसर में कल्याणी या पुष्करिणी के रूप में जलाशय पाए जाते हैं। यानी कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में जलाशय पाए जाते हैं, नागर शैली के मंदिरों में जलाशय कोई आवश्यक नहीं है, मिल भी सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं। उसके बाद है मंदिर प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ व ध्वज स्तंभों का विधान नहीं है। यानी कि मंदिर के प्रांगण में पृथक द्वीप या ध्वज स्तंभ नहीं होंगे और प्राय इन मंदिरों में प्रांगण में विशाल द्वीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ का विधान होता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।